राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आपसे मैं सवाल की शुरुआत एक छोटे से शेर से करूंगा कि क्योंकि मोहब्बत और इश्क का बहुत जिक्र हो रहा है आजकल हर बयान में। स्मृति ईरानी कह रही है कैसी इश्क है जो लगातार नफरत वाला माहौल बना रही है, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। तो सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। तो ये शेर जनता की तरफ से है। सियासत और जिस तरह से हमें देखने को मिल रही है, मोहब्बत और नफरत के बयान देखने को मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं इन सबके बीच जो मूल मुद्दे हैं लोगों के, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, वो कहीं पीछे छूट जाएं, मोहब्बत और नफरत की सियासत ही होती रहे। तो किस तरह से देख रहे हैं ये जो वार पलटवार हो रहा है मोहब्बत और नफरत के मुद्दे पर? देखिए रवि, आपने चूंकि शेर कहा है तो मैं शेर से ही आपका जवाब देता हूँ। एक शेर है कि तेरे बारे में सोचा बहुत है, मोहब्बत के लिए इतना ही बहुत है। आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो चीख चीख के चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके वेल विशर है, अगर आप उसके अच्छाई के बारे में सोचते हैं तो इतना ही बहुत है। दूसरी बात, अगर आप राहुल गांधी पर बीजेपी की अटैक की बात जहाँ तक करते हैं, आडवाणी जी अक्सर कहा करते थे कि स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तब मुख्यमंत्री थे, वो बोलते थे कि स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत हमले जितना नरेंद्र मोदी पर हुए इस देश में किसी राजनीतिक पर नहीं हुए। और ये बहुत हद तक, बहुत लंबे समय तक ये बात सही भी लगती थी कि नरेंद्र मोदी हमेशा खास करके कांग्रेस के निशाने पर रहे थे और लंबे समय तक उन पर हर तरह के आरोप किए गए। लेकिन अगर मैं याद करूं तो जब आडवाणी जी ने 2004 के पहले अपनी भारत उदय यात्रा शुरू की थी तो मैं उस यात्रा में था। पुरी में वो यात्रा खत्म हुई। राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा उसी साल 2004 के लोकसभा चुनाव में शुरू होने वाली थी। पुरी में जब वो यात्रा खत्म हुई तो सुषमा स्वराज जी ने, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जो कि ओजस्वी वक्ता थी और बहुत ही शानदार भाषण देती थी, उन्होंने वहाँ शाम को बहुत शानदार भाषण दिया। उस समय राहुल गांधी की तबीयत खराब थी और लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे। तो ये नरेंद्र मोदी पर जब हमले की बात कही जाती है, तभी की बात मैं कर रहा हूँ, 2004 से पहले की 4 के इलेक्शन में आने वाले थे। तब सुषमा जी ने कहा कि हमारा जो नेतृत्व है वो 70 साल की उम्र में इतने किलोमीटर यात्रा करने के बाद दैदीप्यमान है। दूसरी तरफ हमारा विरोधी जो अभी राजकुमार है, जिसकी उम्र कम है, वो बीमार पड़ा है। उनके शब्द थे कि एक माँ के तौर पर मैं आशीर्वाद देते हूँ और एक विरोधी के तौर पर कि वो जल्दी स्वस्थ आएँ, क्योंकि हम मैदान में बराबरी की टक्कर चाहते हैं। तभी मैंने सोचा, और मुझे आज जब आप ये बात कर रहे हैं, तभी मैंने सोचा कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में अभी पैर भी नहीं रखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर निशाने शुरू कर दिए थे। दरअसल भाजपा को या किसी भी पार्टी को ये लगता है कि गांधी परिवार अगर कमज़ोर होगा तो कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होगी। कांग्रेस पार्टी की पूरी ताकत गांधी परिवार है। राहुल गांधी पिछले 2 चुनाव में बेहद असफल साबित हुए थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद वो देश में अपनी एक गंभीर राजनीति की एक छाप और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होने में कामयाबी उन्हें मिली है। और अभी भी 20 साल के बाद भी जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोग उन पर आक्रमण करते रहते हैं, इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर अभी भी राहुल गांधी नंबर 1 पर है, चाहे उनकी हैसियत चुनावी राजनीति में जो कुछ भी हो। दूसरी बात यह है कि आप जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, सारे नतीजों को देख लीजिए। संसद और सड़क में 2014 के बाद कोई एक नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले बोल रहा हो और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बोलता रहा हो सड़क और संसद पर, उस नेता का नाम राहुल गांधी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनावी राजनीति में उनकी हैसियत चाहे जो हो, लेकिन विरोधी पक्ष के नेता के तौर पर जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी योग्यता है, उस पर उन्होंने लड़ाई लड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुझे लगता है कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर, जैसा कि संजीव जी ने भी कहा, जैसा कि गौरव ने कहा, बीजेपी और इसलिए शासन पक्ष हमलावर उन पर रहता है क्योंकि वो एक प्रतीक है। बाकी जो नेताओं को आप देख रहे हैं, ज़्यादातर कभी इधर कभी उधर कभी, और किसी का पता नहीं कि 2024 तक कहाँ जाएगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ 2004 से लेकर 24 तक जो एक रुख अख्तियार किए हुए हैं, उसी रुख पर बने हुए हैं, और यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन
असलियत ये भी है कि 2024 का चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्षों से कहीं आगे खड़े हैं। अभी विपक्ष की 23 जून की एकता की बैठक और उसके बाद उनकी रणनीति ये तय करेगी कि ये लड़ाई कहां तक जाएगी। ठीक है राजीव, ये साफ तौर से देखना होगा ये रणनीति 2024 के लोकसभा चुनावों को किस दिशा की तरफ ले जाएगी, क्या ये मुद्दा अहम होगा, ये देखने वाली बात होगी।